हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का ये पहला लेक्चर, जहां पर मैं आपके साथ GS1 पेपर की शुरुआत करने जा रहा हूं। एंड इस सेशन के अंदर हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे GS पेपर 1 से जुड़े हुए। ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ सुबह टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किए थे, और बहुत सारे आप लोगों आप में से स्टूडेंट्स ने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर भी मुझे टेलीग्राम के ऊपर भेजे हैं। तो कुछ बेस्ट आंसर्स जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, वो आंसर्स भी मैं आपको इस सेशन के एंड में दिखाने वाला हूं, जो स्टूडेंट्स की एस्पिरेंट्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से हमें लिखकर भेजे गए। और इसके साथ ये जो हमारा विजय आंसर राइटिंग सीरीज है, ये इस पूरी सीरीज का फर्स्ट सेशन होने जा रहा है। अगर आपको इस विजय आंसर राइटिंग सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 3 स्टेप फॉर्मूला की, कि कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज करके अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेटर कर सकते हैं। हिमाचल के अंदर जो हमारे मेंस के जीएस पेपर्स हैं 1 2 3, इसमें हम कैसे ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने आंसर्स को बेटर बना सकते हैं, बोथ 4 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, या फिर 20 मार्क्स के जो आंसर्स हैं उसके लिए किस तरीके से आंसर राइटिंग का डेवलपमेंट हो सकता है, ये हम इस 3 स्टेप फॉर्मूला में देखते हैं। और यही चीज हम इन सेशंस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। आपके साथ 180 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच जीएस पेपर आपके साथ डिस्कस होंगे, उनके इंडिकेटिव आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे। और ये जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जो इंडिकेटिव आंसर्स बनाए हैं, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होने वाली है। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो चारों क्वेश्चंस थे, एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, ये रिलेटेड था लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1947, GS1 पेपर 4 यूनिट 1 सब यूनिट 1। तो हमारी GS1 पेपर का पहला ही जो सब यूनिट है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, हमारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? थ्रो लाइट ऑन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला में सबसे पहला स्टेप क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव्स क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, और माइक्रो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में कितने इंक्लूडेड हैं। तो 4 मार्कर के लिए हमें पता है कि क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डायरेक्टिव्स भी बहुत सिंपल होते हैं। क्वेश्चन में सिंपल हमसे क्या पूछा गया है कि थ्रो लाइट, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, क्या चीज बतानी है? सेलिएंट फीचर्स, दिस इज वन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। सो ये हमारे 3 कीवर्ड्स हैं, दैट सेलिएंट फीचर्स आर्किटेक्चर के इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको उठाने हैं, और ये एक ही माइक्रो क्वेश्चन है। तो डायरेक्टिव हमें पता लग गया। डायरेक्टिव क्या है? कि आपको लाइट थ्रो करनी है, मतलब कि आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। फिर आपको माइक्रो क्वेश्चंस पता लगे, एक ही माइक्रो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। और जो थर्ड चीज आपको पता लगी, कीवर्ड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए, वो है क्या है? आर्किटेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेलिएंट फीचर्स। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले अब जो सेकंड काम आपको करना है, वो है आपकी कोर नॉलेज तैयार होनी चाहिए। कोर नॉलेज को आप सपोर्ट करते हैं, हमने बात की थी फॉर्डर मटेरियल के साथ, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चरल फीचर क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्कर के अंदर यहां पर हमें सिर्फ 60 वर्ड्स मिल रहे हैं और बहुत लिमिटेड स्पेस मिलता है आंसर लिखने के लिए। तो 60 वर्ड्स का कैसे जुडिशियस यूज होगा? इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी दूसरी चीजों को लिखे हुए, सीधा मैं टू द पॉइंट क्रिस्प तरीके से अपने आंसर पे आता हूं कि मुझे ये अर्बन फीचर्स पता हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और यहां पर अब आपको ध्यान रखना है कि कोर नॉलेज में भी यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी वीडियो के अंदर, कि आपको जो भी पॉइंट्स लिखने होते हैं वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में होने चाहिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले आएगा। तो जब हम इंडस वैली की बात करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि देखो, अर्बन प्लानिंग का जो सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस था। ग्रिड सिस्टम से सारे अर्बन जो सिटीज हमें मिली हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, लोथल हो, कालीबंगन, राखीगढ़ी की जो सिटीज इंडिया में भी मिली हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि ग्रिड सिस्टम है, स्ट्रीट्स एंड लेन्स दे आर कटिंग एट राइट एंगल्स, दस द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। नाउ कीप इन माइंड 60 वर्ड यहां पर हमारा वर्ड लिमिट है। और ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, ये इंडिकेटिव आंसर है। जब इस आंसर को आप लिखने जाएंगे पेपर के अंदर, तो ऑब्वियसली आपका जो वर्ड लिमिट है वो आप इजीली फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ में से कुछ चीजों को जरूर आप स्किप कर सकते हैं, कुछ चीजें जरूर आप भूल जाएंगे, और वहां पर आप ऑब्वियसली 60 वर्ड्स के अंदर इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। 10 वर्ड्स का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्वेश्चन वहां पर पूरे पूरे तरीके से आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन का पहला फीचर हमने बता दिया अर्बन प्लानिंग है, दूसरा हमने बताया स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है। ब्रिक्स का साइजेस जो है वो स्टैंडर्ड है थ्रू आउट दी डिफरेंट साइट्स जो इंडस वैली में हमें मिल रही हैं। हमें ये भी पता चल रहा है कि जो स्ट्रीट्स हैं, उनकी जो विथ है, उनकी जो डायमेंशन है, बिल्डिंग की जो डायमेंशन है, वो भी लगभग सिमिलर है हर साइट में। तो ये दिखाता है कि देयर वाज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। सिटाडेल्स मौजूद हैं हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगन में, जो कि एक हायर टाउन है। हाई सिटाडेल बिल्ट
ऑन अ हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक। बर्न्ट ब्रिक्स यूज की जा रही हैं, एब्सेंस है, स्टोन बिल्डिंग्स वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इलेबोरेट है, ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड तरीके से कनेक्ट करता है स्ट्रीट ड्रेन्स को सभी हाउसेस के साथ, और इसी के साथ ग्रीनरीज, ग्रेट बाथ और डॉकयार्ड जैसे जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिलते हैं। तो यहां पर 60 वर्ड्स के अंदर मुझे पूछा गया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द आईवीसी, और सेलिएंट फीचर्स में मैंने बताया कि देखो अर्बन प्लानिंग है, ग्रिड सिस्टम है, अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, ब्रिक्स की साइजेस का ले लीजिए चाहे डायमेंशंस का ले लो, और इसी के साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं, लार्ज स्ट्रक्चर, ग्रीनरीज, ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड, ये सारी चीजें भी इंक्लूड की गई हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। और अगर 4 मार्क्स के लिए इन 6 पॉइंट्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, इसमें से अगर 4 पॉइंट्स भी आप लोग लिख कर आते हैं तो वहां पर एक अच्छा जो मार्क्स है वो आप स्कोर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अप बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर्स में भी जो मेंस के एग्जाम हुए हैं जीएस 1 में, वहां पर हमें अक्सर आर्ट एंड कल्चर का 4 मार्कर ये क्वेश्चन जरूर आता है, जहां पर किसी पेंटिंग, पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल या पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिमाचल की जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, पहाड़ी पेंटिंग्स जो हैं, इनके बारे में जो फीचर्स हैं वो आप सभी लोगों को रटे होने चाहिए। और 4 मार्कर के लिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सिंपली आप डेफिनेशन दे देंगे कि पहाड़ी जो स्कूल है, पहाड़ी पेंटिंग्स जो हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सारी जो मिनिएचर फॉर्म्स की पेंटिंग हो रही हैं या दूसरी जो पेंटिंग्स हो रही हैं जम्मू रीजन में, हिमाचल रीजन में, हिली पंजाब रीजन में, इन पूरी पेंटिंग्स को हम लोग मिला करके क्या बोल देते हैं, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और इन पहाड़ी पेंटिंग्स के अंदर भी बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, हमें पता है, चाहे वो बशेली स्कूल हो, गुलेर कांगड़ा का स्कूल हो, चाहे वो हमारा जम्मू का स्कूल हो, अलग अलग रीजन्स में, चंबा का स्कूल हो, अलग अलग रीजन्स में पेंटिंग्स में कुछ अलग खासियतें हैं। अब यहां 4 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप वो सारी जो पेंटिंग टाइप्स है यहां पर मेंशन करेंगे, तो आप सीधा यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के वो आप मेंशन करेंगे। आप बताएंगे कि पहाड़ी पेंटिंग्स में सबसे पहले सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं, ये बहुत खास बात है, चाहे वो चंबा हो, गुलेर कांगड़ा हो, गढ़वाल, बशौली, जसरोटा, जम्मू, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में आपको अलग तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ये एक खास बात है। इसके बाद पहाड़ी स्कूल में हम देखते हैं कि मुगल, डेक्कन और गुजरात स्टाइल का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, इसलिए राजपूत पेंटिंग्स के तरीके से काफी सिमिलर पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। ये रिलीजियस थीम्स यूज हो रही हैं पेंटिंग्स के अंदर, रामायणा या रागमाला की जो वैष्णवा इंस्पायर्ड पेंटिंग्स आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, और इसके साथ लैंडस्केप्स भी यूज की जा रही हैं, खासतौर पे गुलेड कांगड़ा स्टाइल में, वहां पर जो हिमालयन लैंडस्केप्स हैं उनको भी पेंटिंग का सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके साथ डेलिकेट टच ऑफ लाइन एंड यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स लाइक येलो, रेड एंड ब्लू टू शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, लव, एंगर, फियर के लिए अलग अलग कलर्स का यूज जो है वो इन पहाड़ी पेंटिंग्स के अंदर किया जाता है। देन पेंटिंग्स दे आर फोकस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ प्रिंसेस, वॉर, हंटिंग एटसेट्रा, एंड दे आल्सो पोर्ट्रेट द लव थीम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड द क्वींस ऑफ राजपूत। सो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, वो या तो हमारे रिलीजियस रामायणा या रागमाला की स्टोरीज है, या फिर वो प्रिंसेस, कोर्ट रूम्स, जो रॉयल लाइफस्टाइल है हिमाचल के रॉयल फैमिलीज की, उनके ऊपर भी पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। तो ये सिंपल एस्पेक्ट्स हमने हाईलाइट कर दिए रिलेटेड टू दी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है दोस्तों, 4 मार्कर जो भी क्वेश्चंस आपको जीएस 1 पेपर में देखने को मिलेंगे, ये 4 मार्कर क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के भी, सोसाइटी के भी, ज्योग्राफी के भी मिलते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री के 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इसमें आर्ट एंड कल्चर के से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे, बहुत सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसलिए आप लोगों को जितनी भी आर्किटेक्चरल टाइप्स हैं और पेंटिंग स्टाइल्स हैं, म्यूजिक स्टाइल्स हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट जो है 60-70 वर्ड्स का रेडी रखना चाहिए, ताकि जब भी अगर 4 मार्कर का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको फटाफट लिख सकें, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये 8 मार्कर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया था। क्वेश्चन वाज सिंपल, एक बार इसको रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेंपल। तो डायरेक्टिव देखो क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई, क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेंपल। ऑल्सो हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन टेंपल स्टाइल। सो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला का, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, उसके अंदर हमने देखा है कि कीवर्ड क्या दिया गया, आइडेंटिफाई करने को बोला गया है और हाईलाइट करने को बोला गया है। कोई डिस्कशन नहीं यहां ज्यादा मांगी गई है, तो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन। अगेन ये बहुत ही सिंपल एकेडमिक तरीके का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इसके बाद माइक्रो क्वेश्चंस हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर, तो यस देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदू टेंपल के बेसिक एलिमेंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, आइडेंटिफाई कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफरेंस क्या है नॉर्थ और साउथ इंडियन टेंपल मेकिंग स्टाइल्स में, वो डिफरेंसेस भी हाईलाइट करो। सो देयर आर 2 माइक्रो क्वेश्चंस, तो ये चीज हमें यहां पर पता लग गई। इसके बाद कीवर्ड्स क्या है,
बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेम्पल, इसके एलिमेंट्स बताने हैं, और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के बीच का डिफरेंसेस बताना है। तो इट इज अगेन अ फेयर सिंपल जॉब। अब जब हम कोर नॉलेज की बात आएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि जो हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर है, इट इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज ऑफ सिंपल रॉक कट श्राइन्स, जहां पर हम केव्स के अंदर मंदिर बनाना हमने स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे हम स्ट्रक्चरल टेंपल्स के ऊपर आ गए, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट वेस्ट, पूरे इंडिया के अंदर हमें सेम देखने को मिलते हैं। और यहां पर मैं माइक्रो क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कर दूंगा। मैं सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा कि 120 वर्ड्स में से 60 वर्ड्स के अंदर, पहले 60 या 50 वर्ड्स के अंदर मैं अपना क्वेश्चन, जो पहला माइक्रो क्वेश्चन है, उसको आंसर कर दूं। यहां पर डायग्राम के बिना हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको टेंपल के बेसिक एलिमेंट्स बताने हैं तो वो बना करके दिखाने पड़ेंगे, वो डायग्राम से दिखाने पड़ेंगे। और मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो एस्पिरेंट्स ने आंसर्स भेजे हैं, वो भी बहुत अच्छे आंसर्स हैं, जहां पर टेंपल्स के डायग्राम्स उन्होंने बहुत अच्छे बना के दिए हैं। क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो बेसिक एलिमेंट्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। गर्भगृह, जो कि सैंक्टम सैंक्टोरम है, जहां पर वो देवता जी की मूर्ति होगी, जहां पर भगवान जो डेइटी है वो रिसाइड करते हैं, जो सबसे सेक्रेड प्लेस होगा पूरे टेंपल का। देन देयर इज मंडप, मंडप जो गर्भगृह के सामने होगा, यहाँ पर आपकी स्पेस होगी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहां पर इकट्ठा हो सके, वर्शिप कर सकें। शिखर एंड विमान, जो टेंपल के ऊपर होने वाला पिरामिड है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाएगा किसी भी हिंदू टेंपल का। देन वाहन, दी एनिमल जो यूज किया जाता है बाय द डेटी एज देयर वाहन, एज देयर व्हीकल। अंतराल, जगती, कलश एंड अमलक, दीज आर अगेन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। और ये सारे एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस क्या है। जब आप आंसर लिख रहे हो 8 मार्कर का, तो आप ऐसा एक टेंपल फिगर बना करके, इसमें शिखर दिखा रहे हो, इसमें गोपुरम दिखा रहे हो, इसमें आप विमाना दिखा रहे हो, तो ये जितनी जितनी चीजें आप दिखाओगे टेंपल के आर्किटेक्चर के अंदर डायग्राम के थ्रू, उतना ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, और उतने ज्यादा वर्ड्स आप सेव कर पाओगे। ये सारी चीजें जो आपने लिखी हैं, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सीधा डायग्राम के ऊपर ये सारे एलिमेंट जो है इनको हाईलाइट कर सकते हो। सो आपका वर्ड्स बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपका एफर्ट बच रहा है। इसके बाद बात आती है दोस्तों द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पर नॉर्थ और साउथ इंडियन टेंपल्स के बीच में डिफरेंसेस पूछे गए हैं। मैंने वो मेजर डिफरेंसेस यहां पर लिस्ट कर दिए हैं। टेबल बनाकर आप बहुत सिंपली अपने सारे डिफरेंस जो है उनको लिख सकते हो। तो मेजर डिफरेंसेस क्या है? पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो साउथ के टेंपल्स हैं, द्रविडियन स्टाइल के जो टेंपल्स हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि टेंपल टैंक मौजूद होता है। टेंपल के अंदर, टेंपल के प्रेमाइसेस के अंदर, उसके प्रांगण के अंदर एक रिजर्वायर जरूर होता है, एक तालाब जरूर होता है। एंड सब्सिडियरी श्राइन्स आर आल्सो देयर। एक मेन टेंपल के अलावा छोटी छोटी जो स्मॉल श्राइन्स हैं वो भी पूरे टेंपल्स के अलग अलग कोनों में रखी होती हैं। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि ज्यादातर टेंपल्स में जो पॉन्ड है वो मौजूद नहीं है। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अगर हम जाएंगे तो वहां पर आपको पॉन्ड्स टेंपल्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। वेस्टर्न इंडिया में फिर भी आपको कई जगहों पर टेंपल्स में पॉन्ड्स दिख जाते हैं, बट बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ एंटायर टेंपल इज बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म, राइट। और ये प्लेटफॉर्म स्टेप्स के साथ, आप ये जो प्लेटफॉर्म होगा इस पे आप ऊपर चढ़ेंगे, इस रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ये चीज आपके द्रविडियन टेंपल्स में मिसिंग होगी, राइट। तो एक मेजर डिफरेंस है। इसके बाद रिवर गॉडेसेस एंड मिथुन्स को हम लोग यूज करते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह और द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल। लेकिन साउथ इंडिया में वो जो काम है द्वारपाल्स के द्वारा किया जाता है। देयर आर द्वारपाल्स विच आर मेड स्टैंडिंग स्टैचूज ऑन द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल और द गर्भगृह। इसी तरीके से इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, जिनको गोपुरम बोला जाता है, वो एब्सेंट है नॉर्थ इंडिया में। गोपुरम्स प्रेजेंट होते हैं साउथ इंडिया में। विमान और शिखर जो है वो सिंगल विमान या शिखर होता है साउथ इंडिया के टेंपल्स में। नॉर्थ इंडियन टेंपल्स में हम देखते हैं मल्टीपल शिखर वाले, मल्टीपल विमान वाले भी टेंपल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। इसके साथ ही नगरा टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल में और भी बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, चाहे वो वेस्टर्न का सोलंकी स्टाइल हो, सेंट्रल इंडिया का खजुराहो स्टाइल हो, ईस्टर्न इंडिया का उड़ीसा कलिंगा स्टाइल हो। लेकिन साउथ इंडिया में जो रीजनल वेरिएशंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और इसके बाद आप एग्जाम्पल्स दिए बिना, फॉर्डर मटेरियल दिए बिना ये आंसर जो है कंप्लीट नहीं होगा। यहां पर आपको नॉर्थ और साउथ इंडियन टेंपल में जो टेंपल्स हैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी लिखने पड़ेंगे। अब आप देखो यहां पर कोई कंक्लूजन मैंने इस आंसर के साथ नहीं दिया है। सो कई एस्पिरेंट्स को लगेगा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आंसर की बात की, दैट देयर शुड बी अ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आना चाहिए बॉडी, उसके बाद आना चाहिए कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन तब आपके आंसर के लिए जरूरी होता है जब क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाए। जब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको कंक्लूजन देने की कोई खास जरूरत नहीं रहती है। इसके बाद आता है हमारा द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 20 मार्कर क्वेश्चन है, जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। जो हमारा पहला काम है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। डिस्कस, तो हमें डायरेक्टिव जो है पहले ही दिख गया है, डिस्कस करने को बोला गया है। क्या डिस्कस करना है? डिस्कस द फीचर्स एंड फेजेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भगत सिंह।
सो देयर इज अ की डायरेक्टिव कि डिस्कस करना है हमें कुछ चीजों को। हमें क्या चीजों को डिस्कस करना है? अब यहां पर हमारे माइक्रो क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं। 3 माइक्रो क्वेश्चंस है। पहला, फीचर्स क्या हैं इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के। दूसरा, फेजेस क्या थे इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के। और तीसरा, भगत सिंह के कंट्रीब्यूशंस के ऊपर स्पेशल अटेंशन, यानी कि 400 वर्ड्स में से अराउंड 100 वर्ड्स जो है शायद वो भगत सिंह जी के ऊपर स्पेसिफिकली भी डिनोट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है। 20 मार्कर में हमारे पास 400 वर्ड हैं। एक मिनी एस्से टाइप आपको लिखना है यहां पर, और उसमें आपको क्या बताना है? सबसे पहले फीचर्स, फिर फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, और फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स विद अ स्पेशल अटेंशन टू दी भगत सिंह। तो यहां पर आपने सबसे पहले बता दिया कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है क्या। इसके अंदर अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी फैक्शंस जो थे, वायलेंट तरीके से जो इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे, उन लोगों की यहां पर बात हो रही है। और आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सबसे पहले यही बताना है। इंट्रो में कैसे स्टार्ट होगा? या तो आप रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से सीधा स्टार्ट करिए कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या है, या फिर आप यहाँ एग्जांपल से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि कुछ हमारे इवेंट्स हुए, काकोरी की जो कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर जो हमारी ढाका कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर हमारी मेरठ कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर जो भगत सिंह और उनके जो साथी थे, उन्होंने जो बहुत सारे अलग अलग ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन लिया, या फिर उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के जो ब्लास्ट किए, इसमें से कोई केस स्टडी भी आप उठा सकते हो, कोई एग्जांपल भी आप उठा सकते हो, जस्ट टू शो कि क्या होता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। इसकी इसी तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, मैंने बोला है रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो आइडियोलॉजी है वो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में आई है, रिजल्ट ऑफ सेवरल इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, खास तौर पे बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, बिहार और मद्रास प्रोविंसेस के अंदर ये ज्यादा एक्टिव रही है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, इसके साथ फीचर्स क्या है? अब देखो, एक एक करके मैं सारे माइक्रो क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहला है फीचर्स ऑफ दी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो फीचर हमने बता दिया कि देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का हो ही रहा है, बंगाल का पार्टीशन अंग्रेजों ने कर दिया था, और उसमें इंडियंस के जो बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं उनकी कदर नहीं की गई। सो इसकी वजह से जो एंगर वाली फीलिंग है वो ज्यादा आ गई थी, नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है इंडियंस में बहुत स्ट्रांग हो गई। देन आयरिश नेशनलिस्ट्स और रशियन निहिलिस्ट्स उस टाइम पर जो यूरोप के अंदर डायनामिक्स बन रहे थे, उनसे भी इंस्पायर्ड होकर के इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में बिलीव करने वाले हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो एक एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड था कि वो खुद इंडिविजुअल एक्शन लेना चाहता है। मासेस के साथ उनका कोई बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं था, क्योंकि वो वायलेंट मीन्स यूज करते थे, क्योंकि उनके जो टैक्टिक्स थी वो ज्यादा रेडिकल थी, तो बहुत सारे मासेस उनके साथ नहीं जुड़ पाए थे। देयरफॉर दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल हीरोइज्म। दे वांटेड टू ऑर्गेनाइज अ वायलेंट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उनको पूरी फोर्स के साथ हटाना चाहते थे, और कांग्रेस के पैसिफिज्म के साथ, अहिंसा के कॉन्सेप्ट के साथ वो ज्यादा एग्री नहीं करते थे। तो ये तो फीचर्स हो गए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि फेजेस क्या रहे हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के, और ये फेज बताने के लिए हम 1920 को एक बेंचमार्क पीरियड मान लेते हैं। 1920 से पहले का रेवोल्यूशनरी पीरियड मैंने आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी है। यहाँ पर हम वीबी फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिन्होंने रमोशी अपराइजिंग में हिस्सा लिया था। बाल गंगाधर तिलक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, उनकी हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज है उनका सहारा लिया टू इंस्टिगेट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। चापेकर ब्रदर्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 1897 में। तो ये है हमारा फॉर्डर। इस फॉर्डर की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें हमारे स्टैंडर्ड बुक्स से, एनसीईआरटीज में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड बुक से जो फॉर्डर निकाला, पर्सनैलिटीज का नाम निकाला है, ये चीज आप यहां पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के डिक्लाइन हो गया है। 1920 में होम रूल मूवमेंट आ गई, उसका डिक्लाइन हो रहा है, और हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने अचानक से बंद कर दिया था, ये भी हमें पता है। उन्होंने चौड़ा चौड़ा इंसिडेंट के बाद वो पूरी जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन की, उसको कॉल ऑफ कर दिया था। और इसीलिए 1920 के बाद दूसरा फेज जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने यहां पर सारी बात कर दी बिफोर 1920। देन आफ्टर 1920 टू 1930 यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इनकी हम लोग बात करेंगे। और 1930s के बाद भी जो हमारे शांति सुनीति चौधरी, जिन्होंने एक मैजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी, सूर्य सेन की हम लोग यहाँ पर बात कर देंगे। सो ऑल दीज आर डिफरेंट फेजेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडियन स्ट्रगल। और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर भर भर के आपको फॉर्डर मटेरियल देना था, भर भर के पर्सनैलिटीज के नाम, इंसिडेंसेस के नाम जो है आपको यहाँ पर इंक्लूड करने थे, और लास्ट में लाकर भगत सिंह जी की जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो चीज यहां पर आपको बतानी थी। तो आप बता देंगे 26 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की फॉर्मेशन की थी, 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी, और उसके बाद वो बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने एक बॉम्ब छोड़ा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और इसी केस में उनको जेल भेजा गया, और बाद में उनको फांसी की सजा दी गई इन दी मर्डर ट्रायल्स ऑफ सॉन्डर्स।
जो कि एक ऑफिशियल था, ब्रिटिश ऑफिशियल था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस 20 मार्कर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ये पूरा आंसर आप डाउनलोड करके पढ़ लोगे अपने नोट्स के अंदर। वो हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि क्या हम 3 स्टेप फॉर्मूला यहां पर सही से इंप्लीमेंट